एक सामान्य तंदुरुस्त इंसान का वजन होता है 65 से 70 किलो के बीच में, जिसके अंदर 60% जल होता है, 15% प्रोटीन होता है, 15 से 16% फैट, 3 से 4% मिनरल और 1% कार्बोहाइड्रेट होता है। इन सभी चीज़ों को कहते हैं पोषक पदार्थ। अगर शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हुई तो इंसान खली जैसा बनेगा, और अगर इंसान के शरीर के अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा हुई तो इंसान का शरीर का जो नमूना है वो बिल्कुल ऐसा नजर आएगा। और अगर फैट और प्रोटीन दोनों की मात्रा कम हुई तो फिर वो विजयराज कोवा बिरयानी जिंदाबाद। और अगर वाटर की मात्रा कम हुई, जल की मात्रा अगर कम हुई, तो यह जो नापतोल बचत बाजार के अंदर स्लिम सोना बेल्ट वालों की जो दुकान है वो इसी फंडे के ऊपर काम करती है। तो यह सब पोषक पदार्थ हम प्राप्त करते हैं भोजन से। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आज रात किसी बच्चे को बोरी भर के खाना खिला दो तो सुबह उठ के देखो तो वो 70 किलो का फैटमैन बन गया। नहीं, मानव शरीर लगातार निर्माण करता है, और यह निर्माण वो करता है रॉ मटेरियल से, कच्चे पदार्थ से। और उसका यह कच्चा पदार्थ जो है वो है भोजन। भोजन से उसे लगातार ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा में से वो शरीर को जिंदा रखने के लिए भी उसका प्रयोग करता है, और शरीर की जो हमेशा की आवश्यकताएं होती है उनको भी इसी ऊर्जा से पूरा किया जाता है। और फिर इन सब कामों के बाद जो ऊर्जा बच जाती है फिर उसी से शरीर का आगे का निर्माण किया जाता है। और यह सब जो प्रोसेस है शरीर के विकास के लिए संतुलित भोजन प्राप्त करना और फिर शरीर का विकास करना, इसी पूरी प्रोसेस को कहते हैं पोषण, न्यूट्रिशन। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन और इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सरकार आपका एग्ज़ाम कब लेगी ये आपको पता नहीं है, लेकिन तब तक होता है क्या है कि एग्ज़ाम भले ना हो लेकिन अपने को अपना शरीर तो अच्छा बनाना है, इसको तो फिट करना ही है। तो जब आप चाहते हो कि आप अपना शरीर फिट करो तो मार्केट के अंदर ऐसी कुछ बहुत सारी दुकानें आ गई है जो यह दावा करती है कि आप हमारी दुकान में अपना पैसा डालो और हम आपको 75 किलो से 55 किलो तक वजन करके देंगे, वो भी 6 महीने के अंदर। और आपको ये न्यूट्रिशन वगैरह की कोई जानकारी है नहीं, साइंस के अंदर कुछ पता है नहीं, तो फिर आप इन दुकानों के अंदर अपना पैसा डालते हो और 6 महीने बाद जब आप रिजल्ट देखते हो, कंपेयर करते हो कि अरे यार उनके एडवर्टीजमेंट के अंदर तो उनका रिजल्ट ऐसा था और अपना अपना तो और बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, एकदम ताबड़तोड़ रिजल्ट है। तो फिर आपको बाद में पता चलता है कि यार आपको तो इन्होंने ये वो बना दिया है ना। तो अगर आपको न्यूट्रिशन की जानकारी नहीं है तो आप साधारण जिंदगी के अंदर हमेशा बनते रहोगे और लोग आपको बनाएंगे। बट अगर आपको न्यूट्रिशन की जानकारी है तो आप नन्या सुरभि भी बन सकते हो और धूम भी मचा सकते हो। तो न्यूट्रिशन की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राजस्थान की परीक्षाओं के अंदर यह प्रश्न कैसे पूछते हैं इसके ऊपर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। यह मैं एक एनालिसिस बता रहा हूँ, इसको जो भी इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे उनका उत्तर मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। यह उत्तर तो धीरे धीरे जैसे आप ये सब एपिसोड्स देखोगे वो सब आप खुद ही निकाल लोगे। तो मेरे हिसाब से एनालिसिस जो है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे प्रश्न आते हैं इस टॉपिक में वो देख लो। जैसे ये है फंक ने किसकी खोज की, ये नॉर्मल वगैरह, मतलब ये लल्लू लेवल के हैं ये, है ना। जैसे इनमें से किस में कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल एकदम मतलब जलेबी लेवल है, लेकिन ये RS वालों ने ये पूछ लिया 1996 में। विटामिन सी का क्या स्रोत वगैरह है ऐसे। अब थोड़ा अपन वाइड ओवरव्यू लेके चलते हैं, बड़ा नजरिया लेके चलते हैं। देखो ये जो पहला प्रश्न है इसके अंदर ये विटामिन के ऊपर है। यह किसने पूछा? उत्तर प्रदेश वालों ने 1999 में। फिर यही विटामिन के ऊपर क्वेश्चन ये किसने पूछा? उत्तर प्रदेश वालों ने 1995 में। फिर यही विटामिन के ऊपर प्रश्न किसने पूछा? बिहार वालों ने। कब पूछा? 1997 के अंदर। और ये जब विटामिन सी के इतने प्रश्न आ चुके हैं तभी आप अपने राजस्थान के अंदर देखो वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम जो ये जनवरी 2019 में हुआ था, इसी के अंदर इन्होंने वापस विटामिन के ऊपर प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या है? कौन सा विटामिन युग्म है जो जल में घुलनशील नहीं है? इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिया। अब इन्होंने ऑप्शन के अंदर ऐसे नहीं दिया कि विटामिन ए डी के है, ऐसे नहीं, इन्होंने उनके जो नाम है वो नाम लिख दिया, केमिकल नेम क्या है उनका, ठीक है ना। तो अपने पास टोकोफेरोल और रेटिनॉल जो है ये इसका आंसर रहा है। और फिर यही वुमेन सुपरवाइजर ने ये एक प्रश्न और पूछ लिया था, विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है। तो कहने का मतलब आप ट्रेंड देखो, बाहर जो प्रश्न बन रहे हैं राजस्थान वाले उनको चोरी करके फिर अपने अंदर डाल रहे हैं। ये वापस एक विटामिन के ऊपर यह प्रश्न है, ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश वालों ने 1991 में पूछा और फिर पता नहीं इनके क्या जमी जो वापस 20-21 साल बाद वापस पहुँच लिया। और जब इन्होंने पूछा तो ये उत्तराखंड वाले हैं, इन्होंने भी पूछ लिया कि चलो हम भी इसके ऊपर खेल लेते हैं।
तो जब ऐसे लगातार प्रश्न बनते हैं किसी एक प्रश्न के ऊपर या एक टॉपिक के ऊपर, तो फिर वो हायर लेवल के ऊपर चर्चा होती है। जैसे राजस्थान के अंदर फिर इस प्रश्न के ऊपर चर्चा होगी कि भाई वो जो भी एग्जामिनर होंगे वो प्रश्न बनाने वाले, वो फिर अपने अपने से ऊपर बड़े वाले ऑफिसर से पूछेंगे, अरे सर वो ये विटामिन के ऊपर उत्तराखंड और ये उत्तर प्रदेश वालों ने खूब धमाचौकड़ी मचा रखी, हम भी ये इस प्रश्न के ऊपर खेल लें क्या? तो फिर वो बोलते हैं हाँ यार इसको भी अपने पेपर में सेट कर दो इसको। तो ऐसे ये प्रश्न बनाए जाते हैं। तो अपने को मतलब सिलेक्शन करवाना है तो राजस्थान के सभी एग्जाम्स के प्रश्न और आसपास के स्टेट्स के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन सब को लेके चलेंगे तो सिलेक्शन पक्का है और कोई रोक नहीं पाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको रीट की तैयारी करनी है तो केवल रीट का ही से एग्जाम दोगे। ये बेरोजगारी तो खूब है वैसे। रीट की तैयारी करने वाला भी पटवारी का फॉर्म भरता है, LDC RS का सबके भरते हैं फॉर्म, तो लोग सबके भरते हैं। तो फिर क्यों नहीं प्रश्न जब सोल्व कर रहे हो तो उनको भी थोड़ा बड़ा एंगल लेकर सोल्व करो। जो न्यूट्रिशन से संबंधित अपन लोगों ने प्रश्न देखे हैं उसके हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ डेली लाइफ के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है। कारण अगर इसकी आपको जानकारी नहीं है तो यंग एज में आपसे बड़ा कोई आएगा, आपको पागल बनाएगा और आपके पैसे लेकर चला जाएगा। और अगर आप अपनी यंग एज में इस चीज़ से बच गए तो आपके बुढ़ापे में कोई आपसे छोटा आएगा और आपकी पेंशन मनी लेके चला जाएगा। तो कहने का मतलब यह तो हर एज ग्रुप वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पोषण क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक भोजन को प्राप्त किया जाता है या प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पे स्वस्थ का मतलब है कोई बीमारी नहीं, नो डिजीज नो एलमेंट। डिजीज का मतलब होता है डिस ईज, ईज का मतलब होता है कंफर्ट, आसानी, सरलता। और डिस ईज का मतलब नो कंफर्ट। जब आपके शरीर में कोई कंफर्ट नहीं है या आपका शरीर जब अनकंफर्टेबल है तो उसी को बीमारी कहते हैं। तो डिजीज शब्द कहाँ से बना? वो ऐसे ही बना। एक शब्द को पकड़ लो और उसके रूट लेवल में चले जाओ तो उसका विज्ञान पता चल जाता है। तो वर्ड साइंस भी आना जरूरी है। और शारीरिक विकास का मतलब क्या है? शारीरिक विकास का मतलब बच्चे से बड़ा और बड़े से बॉडी बिल्डर बनना, ये शारीरिक विकास ही है। अगली चीज अपने पास आती है न्यूट्रिशन साइंस क्या है, पोषण विज्ञान क्या है। देखो, विज्ञान का मतलब होता है टू नो, साइंस का मतलब होता है टू नो, किसी भी चीज को जानना, किसी भी चीज को जानने की इच्छा होना। अगर आप स्पेस के बारे में जानना चाहते हो तो वो जो ब्रांच है उसे आप कहोगे स्पेस साइंस। अगर आप डिफेंस के बारे में जानना चाहते हो तो वो है डिफेंस साइंस। अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हो तो वो है कंप्यूटर साइंस। अगर आप विज्ञान का प्रयोग करके क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहते हो तो वो है फोरेंसिक साइंस। और अगर आप अपनी नेतागिरी का प्रयोग करके लोगों को पागल बना के पैसा कमाना चाहते हो और शासन करना चाहते हो तो वो है पॉलिटिकल साइंस। और ऐसे ही ऐसा विज्ञान जिसका प्रयोग करके आप अपने शरीर का विकास कर सको तो उसे कहते हैं पोषण विज्ञान। तो पोषण विज्ञान क्या चीज है? पोषण विज्ञान है स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के लिए भोजन प्राप्त करने का विज्ञान। मतलब आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कब खाना है और कितना खाना है, यही जो सब पूरी चीज है इसी को कहते हैं पोषण विज्ञान, न्यूट्रिशन साइंस। देखो, अगर आमिर खान को अपने सिंगल पैक से अगर 6 पैक्स बनाने हैं तो यह नापतोल बचत बाजार वाली यह बिजनेस वुमेन की दुकान पर नहीं जाएगा, और यह जिस इंसान के पास जाएगा उसे कहते हैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। तो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एक ऐसा इंसान है जिसको न्यूट्रिशन साइंस की जानकारी है। तो अगर आपको अपने शरीर का विकास करना है और आपके पास जानकारी नहीं है तो आप हमेशा न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के पास जाके उससे बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ तक अपन लोगों ने पोषण की डेफिनेशन समझ ली, उसकी परिभाषा हम लोगों ने देख ली है। अब इस पोषण के अंदर क्या होता है? पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर के विकास और रख रखाव के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। इनमें से किसी भी चीज़ की कमी या बढ़ोतरी के कारण दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ कोई बीमारी होगी, दूसरी चीज शरीर का विकास असंतुलित होगा। असंतुलित का मतलब विकास कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। और बीमारी जो होगी वो किसी भी पोषक पदार्थ की कमी के कारण भी हो सकती है और अधिकता के कारण भी हो सकती है, लेकिन अधिकांशतः यह कमी के कारण ही होती है। अधिकता के कारण मतलब आपने फैट ज्यादा खा लिया, शरीर के ऊपर फैट जमा हो गया, आपको हार्ट डिजीज हो गया, तो यह अधिकता के कारण ही है।
तो वे पदार्थ जो शरीर के विकास और रख रखाव के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, उनमें से खूब सारे पदार्थ होते हैं, लेकिन जो 7 पोषक पदार्थ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको अपन एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, शर्करा। हमेशा का जो भी काम होता है उसके अंदर शरीर को जो ऊर्जा चाहिए होती है वो शर्करा से प्राप्त होती है। दूसरा हमारे पास है प्रोटीन। जब मसल्स बनाने हो तो प्रोटीन ज़रूरी है। तो प्रोटीन शरीर के अंदर क्या करता है? मसल्स बनाता है, बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है, कोशिकाओं का निर्माण करता है। फिर है फैट, लिपिड। यह क्या होता है? यह हमारी जो त्वचा है, त्वचा की आंतरिक जो परतें हैं, अंदर की जो लेयर्स हैं, उनके अंदर यह जमा हो जाता है और शरीर का जो तापमान है उसको बैलेंस करता है। तापमान शरीर का कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। दूसरी चीज़, यह जो शरीर के अंदर के जो अंग हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। अगली चीज़ हमारे पास है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या करते हैं? यह मल के निर्माण में सहायक होते हैं और जो आते हैं इसके अंदर जल के अवशोषण को बढ़ाते हैं, कब्ज से राहत देते हैं और आंतों के कैंसर की संभावनाओं को कम करते हैं। तो डाइटरी फाइबर भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। फिर हमारे पास है विटामिन और मिनरल। विटामिन और मिनरल, इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन ये क्या करते हैं कि जो भी बॉडी के फंक्शन होते हैं, जो भी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती है, उनमें बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। कैसे क्या करते हैं वो आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगली चीज़ हमारे पास है जल, वाटर। वाटर इसलिए आवश्यक है क्योंकि शरीर के अंदर जितनी भी रिएक्शंस जो होती है वो एक्वेटिक मीडियम के अंदर होती है, इसलिए उसके लिए जल बहुत ही आवश्यक है। जल की उपस्थिति के अंदर ही रिएक्शंस होती है। अब जो यह पोषक पदार्थ हैं ये भी अलग अलग नेचर के होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकृति के होते हैं। जिसके अंदर देखो, अपन देखें तो पहला है एनर्जी प्रोड्यूसर। यह क्या करता है? जैसे अपने पास है फैट और कार्बोहाइड्रेट, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए इनको कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूसर। फिर हमारे पास है मेटाबॉलिक कंट्रोलर या रेगुलेटर। इसके अंदर अपने पास आते हैं विटामिन और मिनरल। फिर है ग्रोथ सब्सटेंस, जिसके अंदर आता है प्रोटीन, इससे हमारे शरीर का विकास होता है। अब इन सब चीज़ों को, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन, शर्करा, वसा और प्रोटीन, इनको समझने के लिए जो पुराना जो हमारा लेक्चर था उसके ऊपर आप एक बार फोकस करो। देखो, जो कोशिकाएं होती है इसी से ऊतक बनता है और इसी से अंग बनता है और फिर फाइनली शरीर बनता है। और यह कोशिका किससे बनती है? यह हमने डिस्कस किया था कि कोशिका खुद ही प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से बनती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर शरीर का निर्माण करना है तो फिर यह प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का जुगाड़ करो। अगर यह जुगाड़ हो गया तो फिर शरीर भी बन जाएगा। तो अब यह प्रश्न है कि यह कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आप सब कहाँ से लेके आओगे, और आखिर यह सब चीज़ें अपने आप में है क्या? यह एक बेसिक सी चीज़, इसको अगर नीचे रूट लेवल से आप पकड़ के समझ लो तो मेरे ख्याल से फिर विज्ञान में कभी कोई समस्या आएगी नहीं, और इसी को समझना ज़रूरी है। देखो, कई बार नुक्कड़ पे ऐसे जादूगर नज़र आ जाते हैं जो अलग अलग केमिकल लेके जादू बता देते हैं, लोग खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि बहुत तोप काम कर लिया है ना। असल में वो होता कुछ नहीं है, कुछ एक अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उनको पकड़ पकड़ा के एक दूसरे के ऊपर बिठा के जो भी वो जुगाड़ करते हैं, वो अभी ये सब आपको पता चल जाएगा क्या करते हैं वो। देखो, प्रकृति के अंदर ऐसे खूब सारे एलिमेंट्स होते हैं। देखो, यह है हमारे पास पीरियडिक टेबल, इसके अंदर ये पूरे 118 एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर अगर आप, यह रहा हाइड्रोजन और यह रहा ऑक्सीजन, अगर 2 हाइड्रोजन उठाओगे और 1 ऑक्सीजन उठाओगे, दोनों को मिलाओगे तो H2O बन गया, जल। और अगर 2 हाइड्रोजन उठाओगे और 1 ऑक्सीजन की जगह 2 ऑक्सीजन उठा लो तो आपके पास बनेगा H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यह क्या होता है? जब लग जाती है या घाव हो जाता है तो अस्पताल में जाते हैं, तब वो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की सहायता से आपके जो घाव को साफ करता है। ये एंटीसेप्टिक नेचर का होता है। अगर आपने 1 हाइड्रोजन उठाया और 1 क्लोरीन उठाया तो आपको मिल गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोजन की जगह आपने सोडियम उठा लिया, Na, और फिर उसके साथ Cl मिला लिया, क्लोरीन, तो आपके पास मिल गया, तो आपको मिल गया साल्ट। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ एक साधारण सी जानकारी कि यह है प्रकृति में अलग अलग एलिमेंट होते हैं, पदार्थ होते हैं।
इनमें से किसी को भी आप पकड़ के उठाओ और उसको फिक्स अनुपात में एक फिक्स एनवायरनमेंट के अंदर, फिक्स एनवायरनमेंट का मतलब एक निश्चित तापमान और निश्चित प्रेशर और इन्हीं चीज़ों के साथ आप मिला के कोई भी नया पदार्थ बना लेते हो, है ना। यह चीज़ है बेसिकली, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर आपको शराब बनानी है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो आपको 2 तो कार्बन लेना है और 6 हाइड्रोजन लेने हैं और 1 ऑक्सीजन लेना है। इनको एक फिक्स सीक्वेंस में एक बराबर फिक्स अनुपात में मिलाओगे तो आपके पास शराब बन जाएगा। जैसे C2H5OH, यह शराब है, एल्कोहल है, जिसे और केमिकल लैंग्वेज में एथेनॉल कहते हैं। और जैसे शराब बनाने के लिए आपने 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लिया, ऐसे ही अगर आप 6 कार्बन ले लो और 12 हाइड्रोजन ले लो और 6 ऑक्सीजन ले लो तो आपके पास ग्लूकोज बन जाएगा। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं कि जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों एलिमेंट्स को आप जब उठाते हो और एक फिक्स अनुपात में इनको मिलाते हो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे कहते हैं शर्करा। शर्करा इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकांशतः जितने भी यह कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये स्वाद में मीठे होते हैं। और जब हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके साथ जब हम नाइट्रोजन को भी मिला लेते हैं तो जो चीज़ बनती है वो प्रोटीन। और जब हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन तीनों को 1:1 के अनुपात में मिला रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन को 1 से कम रखेंगे तो अपने पास जो बनेगा वो है फैट। तो ये पूरा जोल है अनुपात का। किसी भी एलिमेंट को उठाओ, उसको एक फिक्स बराबर निश्चित मात्रा के अंदर और निश्चित अनुपात में मिलाओगे तो आपको नया एलिमेंट, एक नया पदार्थ मिलेगा। और यही चीज़ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो इस तरह ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रकृति में पहले से ही बनी बनाई हैं, आप बना भी सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको शरीर को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है तो आप लेबोरेटरी खोल के बैठ गए और फिर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बना रहे होगी। नहीं, शरीर का विकास करना हम यहीं पे प्रोटीन बनाते हैं, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब चीज़ें आपको रेडीमेड मिलती है। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आप चावल खाओ, प्रोटीन चाहिए तो दाल खाओ, और फैट चाहिए तो ऑयल और घी खाओ। और हमें तो बस इतना सा करना है कि जिस भी चीज़ में अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है तो उस चीज़ को लेके आओ और कैसे भी करके अपने पेट में डाल दो, फिर वो इंजन अपना काम करता रहेगा। वो क्या करेगा, उसके अंदर, अपने शरीर के अंदर होता है पाचन तंत्र। यह भोजन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ, इनको निकाल कर शरीर को दे देगा और जो भी बचा कुचा कचरा होगा उसको बाहर फेंक देगा। देखो, अगर इंसान रोटी खाएगा तो जैसे ही उसने वो रोटी खाई, पाचन तंत्र अपना काम करेगा, पाचन तंत्र उस रोटी को तोड़ेगा और आपको खूब सारा मिलेगा कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा सा आपको मिलेगा प्रोटीन और बहुत ही कम मात्रा में आपको मिलेगा फैट। और अगर आप केला खाओगे तो उसमें से आपको मिलेगा खूब सारा कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन के जो अपने पास सोर्स हैं वो है मीट है, चिकन है, सोयाबीन है। तो जो भी एनिमल मीट है उसके अंदर खूब सारा है ये। तो जैसे ही आपने यह खाया, आपके पाचन तंत्र ने एक्शन लिया और इस सब चीज़ को वो ब्रेक डाउन करेगा और आपको मिलेगा खूब सारा प्रोटीन। उससे कम आपको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा बहुत फैट। मेनली इसमें सबसे ज़्यादा जो मिलेगा आपको वो है प्रोटीन। इंसान जो भी चीज़ खाएगा, उस इंसान का पाचन तंत्र उस चीज़ को तोड़ेगा और उस चीज़ के अंदर से जो पोषक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनको वो निकालेगा और शरीर को दे देगा ताकि शरीर का विकास हो सके। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यह क्या होते हैं, इसकी जीरो से लेकर मैंने आपको एक सामान्य जानकारी दे दी है। कैसे बनते हैं यह भी बता दिया है। अब यह कोई टॉप चीज़ नहीं है, इसलिए इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट शब्द हैं, इसे हिंदी में तो कहते हैं शर्करा। शर्करा शब्द बना है शक्कर से क्योंकि यह मीठा है। अंग्रेजी के अंदर इसे कहते हैं सैकेराइड। सैकेराइड जो शब्द है यह बना है सैकेरोन शब्द से, जिसका मतलब होता है शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो पदार्थ हैं जो स्वाद में मीठे हैं। तो सभी शर्कराएं मीठी होती है, लेकिन विज्ञान में एक चीज़ ध्यान रखने की है कि हर जगह एक अपवाद है। और इस जगह जो अपने पास अपवाद हैं वो है पॉलीसैकेराइड्स। ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं।
अब देखो जो इनका निर्माण है वो कैसे होता है। मैंने आपको बताया था जब पीरियडिक टेबल बताई थी तब कि यह सब चीज़ें जो है, शर्कराएँ हैं, प्रोटीन है, फैट हैं, यह आपको लेबोरेटरी में बनाने की ज़रूरत नहीं है, यह पहले से ही रेडीमेड मिलती है आपको, प्रकृति इनको बनाती है। तो जो पेड़ पौधे हैं वो सबसे मुख्यतः पेड़ पौधे ही इसको बनाते हैं। तो जो प्रकृति के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स का, शर्कराओं का निर्माण करते हैं। रासायनिक तौर पर ये कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप से बने हुए होते हैं। यह इस जगह सिर्फ इतना सा ध्यान रख लो कि कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप से बनते हैं। ये मैं आने वाले चैप्टर्स में धीरे धीरे जब हम केमिस्ट्री के अंदर घुस जाएंगे तब ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक ही जगह ये सब चीज़ें बताना गागर में सागर जैसा है। और इनका मैंने अनुपात आपको उस जगह बता दिया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों को हम अगर 1:1 के अनुपात में मिलाएंगे तो अपने को जो मिलेगा वो है शर्करा। इसमें कार्बन कितने लिए अपन ने? 6 लिए। हाइड्रोजन कितने लिए? 12 लिए। और ऑक्सीजन कितने लिए? 6 लिए। ठीक है, 6, 12, 6, तीनों में आप 6 का भाग लगा दो, अपने को रेशियो मिल गया 1:1। ये बेसिक गणित आनी चाहिए। तो शर्कराएँ क्या हैं, एक बार ओवरव्यू देख लो। शर्कराएँ हैं, स्वाद में मीठी होती है। और फिर इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है, इंस्टेंट एनर्जी देती है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब जब आपको अचानक रनिंग करनी हो या गेम्स खेलने हो, बॉडी का वर्कआउट करना है जिम में जाके, तो वहाँ पे यह कार्बोहाइड्रेट काम में आती है। और इसकी कितनी क्वांटिटी अपने को लेनी चाहिए? क्वांटिटी की बात करें तो जो डेली का हम जो भोजन खाते हैं, जो भी हमारी डाइट है, उसमें यह 55 से 60% तक होना चाहिए। अब यहाँ पे एक एनर्जी कंसेप्ट देख लो। देखो, अगर 1 किलो पानी है और इसका कोई मान लो तापमान है, मान लो 15 डिग्री है ना, तो इस 1 किलो पानी को आप गर्म करके इसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हो, तो यह 1 डिग्री का जो अंतर है, यह अंतर पैदा करने के लिए जो आपने ऊर्जा खर्च की है उसको कहते हैं 1 किलो कैलोरी। और इसी को हम कैपिटल C से भी शुरू करके 1 कैलोरी भी लिख सकते हैं। लेकिन लोग बाग आजकल खूब गलतियां कर रहे हैं, वो इसको स्मॉल c से भी लिख देते हैं, वो प्रचलन में आ गया है। तो जो ऊर्जा है उसको हम लोग नापते हैं कैलोरी में। जो हम शर्करा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमको मिलता है 4.2 किलो कैलोरी। कैपिटल C से लिखोगे तो आपको के लगाने की ज़रूरत नहीं है। और 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर आपको मिलता है वही 4.2 या 4। और जो फैट है, फैट में अपने को मिलेगा 9.3 किलो कैलोरीज। कैपिटल में लिख दो कैलोरी। यह 4.2 है और 9.3 है। यह इसको कई बार 4 भी लिख दिया जाता है और 9 भी लिख दिया जाता है, इसमें कोई वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमेशा की ज़िंदगी के अंदर जो मेल है और फीमेल है, इनको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो सब में अलग अलग होती है। जैसे एक सामान्य आदमी को तो ज़रूरत पड़ती है 2500 कैलोरी की, और अगर वही आदमी खूब दिन में 8 से 10 घंटे काम करे, बहुत ही हार्ड वर्क, तो उसको 3500 से 4000 किलो कैलोरी के बीच में ज़रूरत पड़ेगी। यही फीमेल का मामला है तो 2100 कैलोरी की ज़रूरत पड़ी, और अगर वो प्रेग्नेंट है या हार्ड वर्क कर रही है तो वो 2700 या 3000 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मामला यह है कि सबके शरीर का आकार अलग अलग होता है, उनकी मेटाबॉलिक रेट अलग होती है, इसलिए यह सब में वेराई करता है, इसमें अंतर आ जाता है। इसलिए यह एक जनरली किताबों के अंदर यह एक टेबल दे दी जाती है, लेकिन ऐसे स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है। मैं यह जो एनर्जी है कि कितनी एनर्जी चाहिए और यह कहाँ से लानी चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए, अगर शरीर में वृद्धि करनी है, विकास करना है, तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ये एक पूरा एक एनर्जी बैलेंस जो है, एनर्जी बजट है, एनर्जी एक्सपेंडिचर है, इसके ऊपर एक अलग से एपिसोड बना दूंगा, ताकि जो मैं अभी बार बार बातें कर रहा था ना, वो नापतोल बचत बाजार वालों की, वो उसका मस्त अच्छे से भंडाफोड़ उस चीज़ के अंदर होगा। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, शरीर के अंदर का जो वाटर है इसको बाहर निकाल देते हैं, और अपने को लगता है यार वाह भाई, मैं एक दिन में 1 किलो वजन कम हो गया। तो वो मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सबके लिए ज़रूरी रहेगा। एक बार हाल फिलहाल यह देख लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं इसके सोर्स क्या हैं, स्रोत क्या हैं। तो गेहूँ है, चावल है,
और सभी प्रकार के अनाज, और जो भी चीज़ मीठी लग रही है वो मीठी चीज़ है, वो भी शर्करा ही है। और यह कहाँ काम में आता है वो मैंने बता दिया, डेली वर्क। लेकिन डेली वर्क के साथ एक चीज़ और थोड़ा वाइड एंगल लेके इस चीज़ को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लो कि जो हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन, इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट खर्च हो रही है। डाइजेशन जो हो रहा है, आंतें जो काम कर रही है, ठीक है ना, इस चीज़ के लिए भी शर्करा ख़त्म हो रही है, वो खर्च हो रही है। ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट और टेम्परेचर बैलेंस, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें जो होती है इनके अंदर यह कार्बोहाइड्रेट भी ख़त्म होती है। अब कहाँ पे काम में आता है इसके अंदर, ये डेंटल कैविटी जो है, दंत से बोलते हैं हिंदी में, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही करवाता है भाई। कैसे करवाता है? हमारे जो दांत हैं, दांत के ऊपर एक परत होती है, उसे एनेमल कहते हैं। ये इंसान के शरीर के अंदर सबसे कठोर चीज़ यही होती है, द हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। ये क्या करता है, ये हमारे जो दांत हैं इनको टेम्परेचर से और अलग अलग केमिकल्स से बचाता है ना, रासायनिक पदार्थों से और तापमान से अपने दांतों की सुरक्षा करता है। तो होता क्या, जब हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दांतों के बीच में फंस जाते हैं। फिर क्या होता है, मुंह के अंदर खूब सारे बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया और कार्बोहाइड्रेट दोनों रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं, अम्ल। और यह एसिड क्या करता है, यह जो एनिमल की जो परत है इसको तोड़ देता है, इसमें छेद कर देता है, और इसी को कहते हैं डीके। यही है डेंटल कैविटी। तो डेंटल कैविटी क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के कारण जब मुंह के अंदर एसिड का निर्माण हो जाता है तो एनिमल की जो परत होती है वो टूट जाती है और दांत के अंदर खड्डा हो जाता है, उसे डेंटल कैविटी कहते हैं। लेकिन एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि जो यह कार्बोहाइड्रेट है, इससे हमेशा की ऊर्जा मिलती है, हमेशा के काम करने के लिए जो ऊर्जा की ज़रूरत है वो ऊर्जा इससे मिलती है। लेकिन मांसपेशियों का इससे निर्माण नहीं होता है, वो होता है प्रोटीन से। तो कहने का मतलब, अगर आपको जिम में जाके एक्सरसाइज करनी है, मतलब आपको वजन उठाना है, तो उठाने के लिए तो आपको जो ऊर्जा खत्म होगी वो तो है शर्करा, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन वो मसल्स जो बनेगी, वो मसल्स बनाने के लिए आपको खाना पड़ेगा प्रोटीन। तो दोनों चीज़ें बराबर जरूरी है, इसीलिए बैलेंस डाइट की बात होती है, संतुलित आहार की बात होती है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कहाँ से आता है और इसका क्या काम होता है, यह 3-4 चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। अब इसके विभाजन के ऊपर आते हैं। देखो, विज्ञान के अंदर और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर चले जाओ, यह हर जगह विभाजन करते हैं ताकि चीज़ें समझने में आसान हो जाएं। और विभाजन का हमेशा कोई ना कोई आधार होता है। मान लो मेरे को दे दिया गया कि कुत्तों के ऊपर विभाजन करो, तो मैं विभाजन कर सकता हूँ ना, कि भाई मैंने कुत्तों का रंग के आधार पर विभाजन किया, रंग के आधार पर, जैसे पहला है सफ़ेद कुत्ता, दूसरा है काला कुत्ता और तीसरा है पीला कुत्ता। किसी ने मेरे को बोल दिया, नहीं यार तूने विभाजन का आधार अच्छा नहीं लिया है, रंग के आधार पर नहीं, संख्या के आधार पर विभाजन कर। तो मैंने संख्या के आधार पर विभाजन कर दिया कि सफ़ेद कुत्ता ये सेलिब्रिटीज़ के पास ही मिलता है, काला कुत्ता ये इक्के दुक्के इधर उधर नज़र आ जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अपने को नज़र आता है भारत की सड़कों पे वो है पीला कुत्ता। तो संख्या के आधार पे 3 तरह के हो गए, सबसे कम सफ़ेद, उससे ज़्यादा काले और सबसे ज़्यादा पीले। तो विभाजन तो कैसे भी कर सकते हैं, ये कोई वो तोप चीज़ नहीं है कि इसको देख के मतलब दिमाग पे प्रेशर आ गया कि ये क्या पढ़ लिया हमने, है ना। तो मैं जो साबित करना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है कि किसी भी चीज़ का विभाजन किया जा सकता है और उसका कोई भी आधार हो सकता है, और किसी भी चीज़ का कोई आधार लेकर ही उसका विभाजन किया जाता है ताकि वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन अभी जो कार्बोहाइड्रेट का जो विभाजन करेंगे वो इतनी आसान चीज़ नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसलिए इसको ध्यान लगा के समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मोनो का मतलब होता है एक, बाई या डाई का मतलब होता है दो, पोलिगो का मतलब होता है 2 से 10 के बीच में, और पोली का मतलब होता है बहुत सारे। किसी इंसान के एक पति या एक पत्नी है तो उसे कहते हैं मोनोगेमी, और 2 पति या 2 पत्नियां हैं तो उसे कहते हैं बाईगेमी, और बहुत सारे पति पत्नी तो उसे कहते हैं पोलीगेमी। ऐसे ही अगर एक इंसान का शासन है तो उसे कहते हैं मोनार्की। जैसे भारत के अंदर जो राजतंत्रीय व्यवस्था जो थी इतिहास के अंदर, वो मोनार्की थी, ठीक है ना। जैसे अशोक है, अलाउद्दीन है, और किम जोंग है, और मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों भारतीय इतिहास के अंदर सबसे ज़्यादा तगड़े, वो मतलब राजतंत्र के अंदर विश्वास करने वाले शासक थे। ऐसे ही डायरकी, डायरकी का मतलब होता है 2 अंगों का या 2 सरकारों का या 2 आदमियों का शासन। जैसे भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज़ों ने एक अधिनियम पारित किया था 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसके अंदर
दो ही यूनिट का, 2 इकाइयों का शासन था, वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह चीज़ इम्पोर्टेंट है कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसके ऊपर RAS प्री 2016 के अंदर प्रश्न पूछा था। तो पूरे के पूरे चांस हैं कि अब जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं जो जिनका लेवल RAS से नीचे है, उन सभी एग्जाम्स के अंदर यहाँ से प्रश्न चोरी करके पूछेंगे। हो सकता है यही का यही प्रश्न पूछ लें। अब पटवारी के अंदर भी विज्ञान और इंडियन जीके का जो टोटल वेटेज है वो 25% कर दिया है, जो कि टोटल 76 मार्क्स होते हैं, और राजस्थान जीके का तो 20% ही है ना। ओलिगार्की का मतलब क्या है? कुछ लोगों का शासन, जैसे कुलीन तंत्रीय व्यवस्था, जैसे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी जो थे, लोधी वंश के जो शासक थे मिडिवल हिस्ट्री के अंदर, उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो कुलीन तंत्रीय व्यवस्था थी। तो कोई भी जो शब्द बनता है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, जिसके अंदर एक होता है रूट वर्ड, जैसे मोनो के साथ आपने गेमी जोड़ दिया, सेकेराइड जोड़ दिया या आर्की जोड़ दिया। तो मोनोसेकेराइड ऐसी शक्कर जिसके अंदर केवल एक ही शक्कर है, ठीक है। अगर मोनोसेकेराइड को, इसका आप हाइड्रोलिसिस करो केमिकल की भाषा में, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब यह होता है कि जब किसी पदार्थ को पानी में मिलाया जाता है तो वो पदार्थ अलग अलग जितनी भी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है वो टूट के अलग अलग हो जाती है, इसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जैसे जो सुक्रोज है ना, जो शक्कर है जो हम अपने घरों में जो खाते हैं, उसको अगर लोगे और पानी में मिलाओगे उसको, तो पानी के कारण वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज 2 अलग अलग पार्ट में टूट जाएगी। तो मोनोसेकेराइड ऐसी शर्कराएं हैं जो खुद ब खुद एक सिंगल शर्करा है, मतलब उसको तोड़ के आप और खूब सारी शर्कराएं नहीं बना सकते हो, वो केवल सिंगल एक चीज़ होती है, केवल एक ही शर्करा होती है। और ऐसी जो प्रकृति के अंदर हैं वो लगभग ऐसी 20 मोनोसेकेराइड्स हैं जो मतलब इंसान की जानकारी के अंदर है। इसके अंदर सबसे पहली है राइबोज, फिर है फ्रुक्टोज और फिर है ग्लूकोज, और जो चौथी हमारे पास है वो है गैलेक्टोज। इन सबको कहते हैं मोनोसेकेराइड। क्यों? क्योंकि यह अपने आप में एक शक्कर है, एक शर्करा है। फिर हमारे पास आता है ओलिगोसेकेराइड। देखो, ओलिगोसेकेराइड का मतलब होता है 2 से लेकर 10 तक, जिसमें आते हैं डाइसेकेराइड, मतलब ऐसी शर्करा जो 2 शर्कराओं से मिलकर बनती है, ट्राइसेकेराइड। ऐसी शर्करा जो 3 शर्कराओं से मिलकर बनती है। चौथा है टेट्रासेकेराइड, ऐसी शर्करा जो 4 तरह की शर्कराओं से मिलकर बनती है। लेकिन अपने एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं वो आते हैं डाइसेकेराइड से। डाइसेकेराइड के अंदर देखो, अगर फ्रुक्टोज और ग्लूकोज इन दोनों को मिला दिया तो जो नई आपके पास जो शर्करा मिलेगी वो है सुक्रोज। अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों को मिला दिया तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो है माल्टोज। ऐसे ही गैलेक्टोज और ग्लूकोज, इन दोनों को अगर मिलाया तो हमें जो मिलेगा वो है लैक्टोज। तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, यह 3 ऐसी शर्कराएं हैं जो 2 अलग अलग शक्कर से मिलकर बनती हैं। शक्कर मतलब शर्करा, इसलिए इनको कहते हैं डाइसेकेराइड। देखो, अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो डाइसेकेराइड से भी पूछे जा रहे हैं। कहने का मतलब इनका लेवल मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड तक ही है। लेकिन इन फ्यूचर कोई आए और हमको गड्ढे में गिरा दे, इससे अच्छा है कि हम एक स्टेप आगे चले जाएं, है ना। तो जो रेफिनोज जो है, यह गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इन 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। और रेफिनोज एक प्रकार का ट्राइसेकेराइड है। तो ट्राइसेकेराइड का एक एग्जाम्पल राफिनोज या रेफिनोज, इसको याद रख लेना मेरे हिसाब से जरूर रहेगा और आप इसको नोट डाउन कर लो। टेट्रासेकेराइड के अंदर स्टेकियोस एक ऐसा एग्जाम्पल है जो गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इन 4 तरह की कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। 4 तरह की नहीं है, इसमें 3 तरह की ही है। गैलेक्टोज के इन्होंने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। और फिर हमारे पास आता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब जिसके अंदर खूब सारी शर्कराएं हैं, 10 से ज़्यादा। तो जैसे पहला है हमारे पास स्टार्च, ग्लूकोज खूब सारे मिल गए तो स्टार्च बन गया। ग्लाइकोजन भी यही है। स्टार्च जो है यह पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है, जबकि ग्लाइकोजन जो है यह इंसान के अंदर पाया जाता है। और सेल्यूलोज, यह भी ग्लूकोज से ही बनता है।
इन सब की विस्तार से चर्चा एक एक करके हम लोग कर लेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू जो ऊपर से नज़र आता है वो ये चीज़ है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमने ये सब चीज़ें देख ली है, और एक बार हम यह देख लेते हैं कि कौन सी शर्करा को क्या कहते हैं। तो देखो, राइबोज जो शर्करा है यह डीएनए और आरएनए में पाई जाती है। जो फ्रुक्टोज शर्करा है, फ्रुक्टोज शुगर, इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं और यह सबसे मीठी होती है। जो ग्लूकोज है इसे सिंपल शुगर कहते हैं और ब्लड शुगर भी कहते हैं, और यह किस में पाई जाती है? फ्रूट है, हनी है और राइप ग्रेप्स है, पके हुए जो अंगूर हैं उनके अंदर। फिर हमारे पास है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी कहते हैं और यह डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर पाई जाती है। अगला जो हमारे पास जो शुगर है वो है सुक्रोज। सुक्रोज जो शुगर है ये हम घरों में काम में लेते हैं। यह एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। क्यों? क्योंकि यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों से मिलकर बनता है। इसे टेबल शुगर भी कहते हैं, इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं और कैन शुगर भी कहते हैं। अगला हमारे पास है लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। एक स्पेशल जो बात है वो ध्यान रखने की यह है कि हमारे शरीर के अंदर, आंतों के अंदर एक एंजाइम बनता है, वो है लैक्टेज एंजाइम। ये लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज शुगर को डिसइंटीग्रेट करता है, उसका डाइजेशन करता है। इसलिए जिस इंसान के शरीर के अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं पाया जाता है या वो सही से बनता नहीं है, तो वह व्यक्ति दूध नहीं पी सकता है, उसके शरीर के अंदर दूध का पाचन नहीं हो पाता है। तो ऐसी बीमारी को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो ऐसे ही लोगों के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो जिनको दूध से समस्या है वो दूध वाले प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकें। अगली जो हमारे पास शर्करा है वो है माल्टोज। इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं और यह ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनती है। तो आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देख लिया है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर केवल एक चीज़ बची है, वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा कर लूँगा। और अगर आपको लगता है कि मैं ये टेढ़ी मेढ़ी विज्ञान आपको समझाने के अंदर सफल हो रहा हूँ या काबिल हूँ, तो आप मेरे को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। लेकिन अगर आपको यह पूरे 35-40 मिनट में बिल्कुल मज़ा नहीं आया है तो आप मेरे को डिसलाइक ज़रूर करें।